दोस्तों, मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई। आपका मुझे पूरा सपोर्ट मिला ज्योग्राफी में। मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने मिशन में लेके चला था आरआरबी एनटीपीसी 2019 का, उसमें मुझे लग रहा है मैं बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ। इसीलिए मैं आज आपको नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जो कि है इकोनॉमी की। ठीक है, आज की जो क्लास है दोस्तों इकोनॉमी की, ये बहुत ही बेसिक क्लास रहने वाली है। मैं चाहता हूँ आज की क्लास आप लोग पूरी देखो, समझो ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये क्लास मिस करते हो ना, तो मैं पक्का कह सकता हूँ आप इकोनॉमी को कभी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। बस रट्टा मारते रहोगे। ठीक है, और रट्टे से मैं आपको बता दूं माय डियर, कुछ नहीं होता जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हो। ठीक है, तो चलो मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, इकोनॉमी किससे कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं एक प्रश्न देता हूँ आपके लिए, वो ये है, आप जब अपने मन में एक शब्द लाते हो इकोनॉमी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैंने आपसे कहा चॉकलेट, तो आपके दिमाग में आता है तुरंत चॉकलेट का सीन आ जाता है आपके दिमाग में। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा इकोनॉमी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्या उभर के आता है। जब मैंने आपसे कहा इकोनॉमी, तो आपके दिमाग में क्या चीज़ पहले आती है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमी। ठीक है, आप लोग ये जो वर्ड है इकोनॉमी, इससे आप क्या समझते हो? इससे आप लोगों के समझ में क्या आता है? आप इकोनॉमी क्या समझते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो चलो, आई होप आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमी क्या है। देखो, इकोनॉमी एक स्टडी है ज्योग्राफी की तरह। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्योग्राफी पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी का मीन क्या है। मैंने आपके सामने, अगर आपको याद होगा, पहली वीडियो में लिखा था इसी तरीके से ज्योग्राफी, और बताया था जियो का मतलब होता है दोस्तों आपका अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो जो अर्थ की दोस्तों स्टडी है, उसी को हम कहते हैं जियोग्राफी। तो उसी तरीके से हमें समझना है कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी क्या है, ये इकोनॉमी क्या बवाल होता है, इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं इकोनॉमी से क्या मतलब है, मेरा इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। तो देखो, इकोनॉमी दोस्तों क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और जो सर्विस हैं। अब आप लोग आई होप ये तो जानते होंगे गुड्स किससे कहते हैं। गुड दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा पेन है, ठीक है, कोई भी गुड हो यार, बोर्ड है, मेरा फ़ोन हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, मेरा मोबाइल हो गया जिससे मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो पेन हो गया, बोर्ड हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ठीक है, वहीं सर्विसेज की बात की जाए तो जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे वेटर क्या देता है आपको, अपनी सर्विस देता है। तो इसे हम कहते हैं सर्विस। जैसे कि वेटर हो गया और डॉक्टर हो गया, मैं भी क्या कर रहा हूँ आपको, मैं टीचर हो गया, मैं भी आपको अपनी सर्विस ही दे रहा हूँ। तो गुड्स और सर्विस, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस का किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से कंजप्शन होता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के, देखो फिर से बोल रहा हूँ एक बार, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज के, अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे ना, गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं और कंजप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आपको ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के बारे में, गुड्स एंड सर्विस के दोस्तों प्रोडक्शन के बारे में दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस कंजप्शन के बारे में, और गुड्स सर्विस के दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपके सामने इकोनॉमी लेता हूँ, इकोनॉमी की डेफिनेशन लेता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोस्त नोट्स दोनों में ही है, तो कतई कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे बात कर रहा था अर्थव्यवस्था दोस्तों क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की और ट्रेड की और कंजप्शन की। किन के बारे में? तो दोस्तों डिफरेंट एजेंट के बारे में। यहाँ पे जो वर्ड है डिफरेंट एजेंट, ये दोस्तों आपका उपयोग हो रहा है गुड्स एंड सर्विस के लिए। किसके लिए उपयोग हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस के लिए। तो आपको याद रखना होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, जो गुड्स एंड सर्विस हैं उनका किस तरीके से कंजप्शन होगा, किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस तरीके से उनका दोस्तों होगा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजप्शन। ठीक है, तो उसी की स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ।
अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और व्यापार का एक क्षेत्र है, साथ ही विभिन्न एजेंटों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत है। ठीक है, तो यही मैंने आपसे बोला जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब एक बात आती है कि इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी के बारे में कुछ फैक्ट भी हैं दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के पिता यानी जनक कौन थे। तो आपको याद रखना है एडम स्मिथ वो इंसान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स दोस्तों, जो कि इकोनॉमिक्स के पिता कहलाते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। आप लोग याद रखिएगा, कभी आपसे हो सकता है पूछ लिया एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन, इसे दोस्तों हिंदी में भी वेल्थ ऑफ नेशन ही बोलेंगे। तो ये जो आपका वेल्थ ऑफ नेशन है ये किस राइटर की लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। और इस किताब में एडम स्मिथ ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है, मैं चाहता हूँ आप उसको सुने ध्यान से। एडम स्मिथ ने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। वो कहते हैं कि इकोनॉमी दोस्तों धन का विज्ञान है। क्या है? जो धन का विज्ञान है उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी की डेफिनेशन को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे को मास्टर नहीं बनना, हमें बस प्यारे प्यारे एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ जो इंडिया कंडक्ट कराता है, हमें वो क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, उसके लिए आप बस जो मैंने डेफिनेशन बताई आप बस वो याद रखो, ज़्यादा उलझने का नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने आपको दो बातें बताई कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं एडम स्मिथ, और इनकी एक किताब है। ठीक है, इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐसे परिभाषित किया है, ये कहते हैं इकोनॉमी दोस्तों धन का विज्ञान है। ठीक है, क्या है दोस्तों? धन का ये दोस्तों विज्ञान है। ठीक है, बात आती है इंडियन जो इकोनॉमिक के फादर है वो कौन है, हमारे भारत में अर्थव्यवस्था के जो पिता हैं जो जनक हैं वो कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, ये हैं कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। अब एक बात आती है कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, उसकी शाखाएँ कितनी हैं। तो देखो उसकी दो शाखाएँ हैं, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों, आपका ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है वह दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की नहीं कहूँगा, सॉरी, इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दो हैं। पहली को कह दिया दोस्तों हमने माइक्रो इकोनॉमी और दूसरी को दोस्तों हमने कह दिया मैक्रो इकोनॉमी। यहाँ आप देख भी पा रहे होगे, मैं नोट्स में लिखा हुआ अभी ऊपर की तरफ देख पा रहे होगे, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है स्कोप ऑफ इकोनॉमी, और ये दो प्रकार की हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है और राइट साइड पे आप लोग देख पा रहे होगे अपने मोबाइल के मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो चलो मैं आपको वन बाई वन दोनों समझा देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, किसकी बात करते हैं आपसे, जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो जब भी मैं आपसे बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका मतलब होता है दोस्तों ऐसी इकोनॉमिक्स से जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, कंजप्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की एट आ सिंगल पॉइंट। ठीक है, इस पर बात करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, जैसे कि किसी सिंगल फॉर्म पे बात करें, एक सिंगल कंपनी पे अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगी। किसी हाउस होल्ड की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो किसके अंतर्गत आएगी? माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आएगी। यानी कि अगर हम लोग छोटे पॉइंट पे इकोनॉमी की बात करें तो किस पर आती है? वो माइक्रो इकोनॉमी पे आती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आजकल दोस्तों जो आपका मोटर व्हीकल्स है, ठीक है ना, इसका दोस्तों जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया है। किसका कम हो गया? मोटर व्हीकल्स का। तो यहाँ पे मैं आपसे किस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग विद यू अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर मैं इकोनॉमी में ऐसा होल बात करूँ, मैं आपसे बात करूँ कि पूरी इकोनॉमी में इन दिनों मंदी आ गई है। ठीक है, अब मंदी किससे कहते हैं मैं आपको बताऊँगा। दो शब्द होते हैं, स्लो डाउन और रिसेशन। जब भी इकोनॉमी जो है हमारी, उसका जो जीडीपी है वह आपका 1% या 2% नीचे चला जाता है, तब हम कहते हैं कि दोस्तों स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन जब कभी हमारा जीडीपी नेगेटिव चला जाता है तो हम कहते हैं हमारा जो देश है उसमें रिसेशन चल रहा है। ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक्स है आपके, मैं आगे चल के सबके सब दोस्तों हम लोग इन पे बहुत ही समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात बता रहा हूँ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जब भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं इंडिविजुअल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? आप यहाँ पे वर्ड कैच करिए, इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट होके
पूरे की पूरी बात नहीं करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल बात करते हैं कि इस हाउस होल्डर की इकोनॉमी बहुत कम है, मेरा दोस्त है एक श्याम, उसकी इकोनॉमी इसमें बहुत ख़राब चल रही है, या फिर एक पर्टिकुलर मेरी कंपनी है उसकी इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है, या फिर 2 कंपनियां हैं इनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों आपसे इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। मैंने आपसे कहा यार जूतों की फैक्ट्री है ना यार, वो अच्छी नहीं चल रही यार, क्योंकि कोविड-19 का टाइम है, लोग घर से निकल ही नहीं रहे, तो जूते चप्पलें आपके कौन लेगा, ठीक है, कपड़े आपके कौन लेगा, तेल है, ऑयल है, ठीक है ना, इसका जो कंजप्शन है, जो खाड़ी देश इसका कंजप्शन, जो खाड़ी देश का प्रोडक्शन करते हैं वो आपका कंजप्शन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इतनी डिमांड है ही नहीं। तो हम यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल वे में बात कर रहे हैं। मैंने आपसे तेल की बात की तो एक इंडिविजुअल बात है। मैंने आपसे कहा कि यार फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ए, उसके शेयर इसमें बहुत कम आ गए हैं, यानी जो शेयर है उसमें भारी गिरावट मुझे देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी इकोनॉमी की जिस शाखा के अंतर्गत आती है उसे हम कहते हैं दोस्तों आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ एस एन होल, कैसे बात करूँ, एस एन होल बात करूँ मैं आपसे, तो वो आपका दोस्तों कहाँ पर आएगा, एस एन होल, तो इट विल कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, ये जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक इंडिविजुअल पे फोकस करती है, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना राम, एक कंपनी, कच्चा तेल, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन टू पर्सन बिहेवियर एंड ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है। अब हम किसी पर्टिकुलर मार्केट की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा ऑयल मार्केट, इस समय जो ऑयल मार्केट है उसमें ठंडापन देखने को मिल रहा है। कपड़ों की मार्केट है, ठंडापन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाइक की मार्केट है, ठंडापन देखने को मिल रहा है, मोटर व्हीकल्स की जो मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर बात करूँ, जोन ब्रेड फार्म, ठीक है, जोन है, एक जोन है, उनकी ब्रेड फार्म है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ जोन की ब्रेड फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, तो मैं आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपसे कह रहा हूँ जोन की फॉर्म अच्छी चल रही है, तो आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो स्टडी है इकोनॉमिक्स से किस शाखा में की जाएगी, ये करी जाएगी दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंटायर मार्केट फॉर लैपटॉप, अब मैं आपसे फिर से मैं एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, लैपटॉप के बारे में। तो इसकी स्टडी किस शाखा में करोगे इकोनॉमिक्स की आप, तो वो करोगे दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ट्रेड बिटवीन टू फॉर्म, तो यहाँ पर भी हम इंडिविजुअल लेवल बात कर रहे हैं, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपका इंडिविजुअल लेवल पे दोस्तों डील कर रहा है, लेकिन जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वह दोस्तों इकोनॉमिक्स को ऐसा होल देखता है। जैसे मैंने आपसे कहा भारत की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, तो ये आपका आएगा अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ मैं किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं कर रहा हूँ ना। इस समय कोविड-19 में आपको पता है भारत की जो जीडीपी है वो काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसी निगेटिव तक दिखा रही हैं, ठीक है। आई थिंक 1-2 रेटिंग एजेंसी होगी जो अब भी पॉजिटिव दिखा रही है, वरना जितनी रेटिंग एजेंसी हैं जो जीडीपी तो आप जानते ही होंगे, बहुत बेसिक शब्द है, अगर आपको नहीं पता है तो टेंशन मत लो। जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों एक साल के अंदर हमारे भारत में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई, इसे हम कहते हैं दोस्तों जीडीपी, ठीक है। हमारे भारत में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, इसे ही हम कहते हैं जीडीपी। अब ये आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आगे भी आपसे जीडीपी की बात करूंगा। चलो मैं आपको एक मिनट थोड़ा सा बता ही देता हूँ जीडीपी के बारे में। देखो जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है टोटल, डोमेस्टिक आप जानते हैं दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर दोस्तों हो सकता है किसी फॉरेन कंपनी ने बनाया हो या हमारी भारतीय कंपनी ने बनाया हो, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर इनकम। तो टोटल जो इंडिया की दोस्तों एक साल की जो इनकम होती है उसे हम कहते हैं जीडीपी, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बता दिया, या फिर आप इसे ऐसे भी याद रखो, एक साल के अंदर भारत में कितनी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। गुड दोस्तों आपको बताइए हम लोग किससे कहते हैं, वस्तु आपको अच्छी तरीके से बताया वस्तु किससे कहते हैं और सेवाएं किससे कहते हैं, ठीक है। वस्तु में आपकी आ जाती है पेन है, पेंसिल है, वाइट बोर्ड है, ओके, तो ये सारी आपकी आ जाती हैं वस्तुओं में। और सर्विस यानी कि सेवा में आपका टीचिंग आ गया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। देखो गुड्स हम लोग उन चीज़ों को मानते हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें हम मानते हैं गुड। अब सर्विस आपकी प्रोड्यूस तो होती नहीं है, ठीक है,
तो वो आपकी आती है दोस्तों सर्विस में। जैसे टीचिंग है, टीचिंग प्रोड्यूस थोड़ा ना होती है, टीचिंग क्या कभी प्रोड्यूस की जाती है? टीचिंग को हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है उन्हें हम लोग कहते हैं वस्तु, ठीक है। और जिन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता उन्हें हम बोल देते हैं सर्विसेज। अब इससे ज़्यादा आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको नहीं समझा सकता। तो जीडीपी आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ होल। हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा दोस्तों इस समय स्लो जा रही है, ठीक है। इस समय भारत हमारा रिसेशन के कगार पे खड़ा हुआ है, और ये मेरा पक्का मानना है कि भारत की जो साल है ना वो रिसेशन वाली रहेगी। रिसेशन का मतलब दोस्तों कुछ नहीं होता, जीडीपी मान लो भारत की प्रेजेंट टाइम पे 200 लाख करोड़ की है। अगर कल को मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष में हमारे भारत की जीडीपी रह जाए दोस्तों 190 लाख करोड़, तो हमारी भारत की जीडीपी में कमी आ गई। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका रिसेशन। इस बार पक्का उम्मीद है कि इस बार रिसेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि कोविड-19 इतनी जल्दी संभलने वाला बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ऐसा होल बात करते हैं। जैसे एग्जांपल बात करी जाए, यूएस इकोनॉमी की बात कर ली गई, ठीक है, और घाना की बात कर ली गई, ठीक है। तो हमने कहा कि यार इंडिया के अंदर ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा होल बात कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इकनॉमी हमारी भारत जो है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन सेक्टर में ज़्यादा है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट स्कूल्स में ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों जो है आपका मोटर व्हीकल्स में ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे तो बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने आपसे कहा इंडिया में यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है, या फिर अमेरिका में इस समय पे उसकी इकोनॉमी जो है डामाडोल है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक इंडिविजुअल लेवल पे बात ना करके मैं आपसे एक ऐसा होल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट विल कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था आपकी 3 प्रकार की होती है। कैपिटलिस्टिक होती है, सोशलिस्ट होती है और मिक्स्ड होती है, ठीक है। हम लोग कैपिटलिस्ट की बात करें तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल होगा यूएसए, दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल होगा यूके। सोशलिस्ट की बात करें तो नॉर्थ कोरिया का भाई चाइना, तो ये दोनों एग्जाम्पल होंगे सोशलिस्ट के। मिक्स की बात की जाए तो हमारा भारत, ठीक है। तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स 3 प्रकार की होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। अभी अगर आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट और मिक्स इन तीनों को आपको हिंदी में बता दूंगा क्या कहते हैं। पहला आगे आ चुका है आपके सामने कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। तो मैं आपको समझा देता हूँ पूंजीवाद क्या होता है। देखिए भाई, पूंजीवाद जो इकनॉमी कैसे इकनॉमी होती है। देखो पूंजीवाद जो इकनॉमी होती है दोस्तों, एक ऐसी इकनॉमी से कहते हैं जो पूरी की पूरी दोस्तों चलाई जाती है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्राइवेट लोगों के द्वारा। प्राइवेट लोगों के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ठीक है। तो आपकी जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है, ये ऐसी इकनॉमी होती है जो कि रन की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है, प्राइवेट लोगों के द्वारा रन की जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन के जितने भी साधन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मीन्स होते हैं इकोनॉमिक रिप्रोडक्शन के, वो सबके सब आपके हैंड में होते हैं प्राइवेट सेक्टर। किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के। जैसे कि अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा दोस्तों? कैपिटल लगेगी, ठीक है, फिर दोस्तों लेबर लगेगी, फिर दोस्तों आपका लगेगी लैंड लगेगी। तो यहाँ पे ना ये सारी की सारी चीज़ें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो दोस्तों प्रोडक्शन करने के लिए जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको अगर एक पेन प्रोड्यूस करना है, आपको एक मोबाइल प्रोड्यूस करना है, आपको दोस्तों एक लैपटॉप प्रोड्यूस करना है, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं आपकी प्राइवेट हाथों में। यानी कि वहाँ पे ना जो गवर्नमेंट का दोस्तों इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, वो ना के बराबर होता है, या मैं कहूँ होता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही इमरजेंसी में देखने को मिलता है कि कभी कभी गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरफेयर करती है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी है? एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो पूरी पूरी रन की जाती है दोस्तों प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। किस द्वारा रन की जाती है? प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो इकोनॉमी होती है ये आपका काम करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोड्यूस करने के जो साधन होते हैं, वो सब के सब होते हैं आपके प्राइवेट हाथों में। चाहे मैं आपसे कह लूँ दोस्तों लैंड की, आपको पता अगर मेरे को एक मोबाइल प्रोड्यूस करना है तो मेरे को लेबर चाहिए होगी, या मैं वर्कर चाहिए होंगे, या इंजीनियर चाहिए होंगे, जो भी आप बोलो वो। दूसरा आपको दोस्तों एक लैंड चाहिए होगा,
तीसरा दोस्तों आपको चाहिए होगी दोस्तों कैपिटल। तो ये सब के सब दोस्तों होते हैं एक कंपनी के, या मैं आपसे कहूँ दोस्तों एक इंडिविजुअल के, या मैं आपसे कहूँ प्राइवेट प्लेयर के, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होता है बहुत कम होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, इसकी एक खास बात क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग कंपनी लगाते हैं, ठीक है, वो सारे प्राइवेट होते हैं। इसीलिए वो नेशन के डेवलपमेंट पे ना ध्यान देके वो ध्यान देते हैं अपने डेवलपमेंट पे। किस पे ध्यान देते हैं दोस्तों? वो अपनी तरक्की पे ध्यान देते हैं। यानी कि जो वो काम करते हैं अपने दोस्तों ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि देश का क्या होगा, ठीक है। उन्हें देश के हित से या फिर आपके समाज के हित से उन्हें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने इंसेंटिव के लिए काम करते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, काम करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तुरंत कंपनी को शट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं कंपनियाँ बनाई जाती। प्राइवेट प्लेयर्स कभी इसलिए कंपनी नहीं बनाता कि उसको एम्प्लॉयमेंट देने हैं। कभी भी कोई राष्ट्रीय कंपनी बनती है, जैसे हमारे भारत में कुछ PSU हैं। PSU दोस्तों कुछ नहीं होते, भारत सरकार की कुछ कंपनीज होती हैं, जैसे कि आपका दोस्तों LIC है, ठीक है। इनमें जो भारत सरकार दोस्तों एक बहुत बड़ा शेयर होता है, या मैं आपसे कहूँ 100% भारत सरकार की ही होती हैं, ठीक है। तो वो जो आपकी होती है ना, वो काम करती हैं सोसाइटी के लिए, वो काम करती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, वो काम करती हैं लोगों के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कतई काम नहीं करती लोगों के डेवलप होने के लिए, वो बस अपने डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। उसको जिससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वह उस चीज़ को डेवलप करती है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पर हमारे देश का क्या होगा। अगर उसे लगता है कि AC से हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा तो वो फिर AC का प्रोडक्शन करने लगती है। उसे कोई मतलब नहीं है कि इसको गरीब वर्ग ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, लेकिन क्योंकि AC उसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा तो वो मिलियंस की संख्या में AC को दोस्तों प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे दोस्तों जो GDP होती है ना बहुत फास्ट बढ़ती है। GDP आपको देखने को मिलेगी यहाँ की बहुत फास्ट तरीके से बढ़ती है। बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल है अभी इसका बात करूँ मैं अमेरिका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो तो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि हम लोग बस प्रॉफिट पे काम करते हैं। हम लोग देखते ही नहीं है कि हमें यहाँ पे इंसानों के लिए काम करना है, हमारे को यहाँ देश की बेहतरी के लिए काम करना है। हमारे को काम करना होता है बस हमारे को काम करना होता है बस अपनी बेहतरी के लिए। तो हम लोग वहीं पर पैसा लगाते हैं जहाँ पे हमारे को फ़ायदा मिलता है। हम लोग भारत की तरह नहीं करते कि हम बस वहाँ पैसा लगाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे कि आप देख रहे हो अभी क्या है, अभी दोस्तों रोडवेज चल रही हैं, भारत ने अनलॉक किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे भारत को अनलॉक किया है। उसमें आप देख रहे होगे बहुत सारी रोडवेज रन कर रही हैं, और रोडवेज में पैसेंजर अभी बैठ नहीं रहे हैं बिकॉज दे हैव अ लार्ज फियर ऑफ कोविड-19। बहुत बड़ा उनके मन में घर कर गया कोविड-19, तो वो घर से निकल नहीं रहे हैं। इस वजह से एक रोडवेज में 4-4, 5-5 लोग बैठ रहे हैं। इसके वजह से जो रोडवेज अथॉरिटी है दोस्तों उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई प्राइवेट कंपनी थोड़ा ना, रोडवेज अथॉरिटी जो आपकी यूपी की है किसी और स्टेट की, वो प्राइवेट कंपनी नहीं है आपकी, वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वो काम कर रही है लोगों की बेहतरी के लिए, यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं वो लोग मूव कर पाएँ, वो उसके लिए काम कर रही है, प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रही है। अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती तो वो आपको दोस्तों पहली तारीख से ही बंद कर दी होती, ठीक है। लेकिन वो काम कर रही है, तो इसीलिए हमारे कुछ घाटा भी होता है, जिसकी वजह से हमारी GDP जो होती है वो हल्के हल्के बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस कामी फ़ायदे के लिए होता है, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि हम लोगों के लिए भला करें। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है। आपको देखने को मिलेगा इन इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत होता है, क्योंकि होता क्या है, इन इकोनॉमी को कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है, आप कंट्रोल करने का छोड़ो, गवर्नमेंट इन्हें रेगुलेट तक नहीं करती है, बस कोई लॉ एंड ऑर्डर बना देती है, वो भी बहुत हल्के फुल्के होते हैं, कोई खास नहीं होते, ठीक है। कंपनी जो गवर्नमेंट होती है बिल्कुल इंटरफेरेंस करती नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स से। जो करना है करो, जो बनाना है बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत रेयर केस देखे जाते हैं जहाँ पे हस्तक्षेप होता है, वरना इन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कर ली मैंने कैपिटलिस्ट की बात, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात। तो चलो एक के बाद एक देख लेते हैं। निजी संपत्ति का अधिकार होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है ना, लैंड एक्विजिशन तो आपको करना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज है, आराम से कंपनियों के लिए पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी करो।
फिर है दोस्तों अगला यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कस्टमर्स। कस्टमर के लिए चॉइस होती है, कुछ भी खरीदे कुछ भी ले, ऐसा कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मोटिव होता है दोस्तों, और कंपटीशन भी होता है। यहाँ पे इनका मोटिव प्रॉफिट होता है, ना कि सोसाइटी होती है। ठीक है, देखो हम अपने इंडिया की बात करें अगर, या सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट कंपनी को दोस्तों रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो आपने देखा होगा कि इंडिया भी कभी कभार चीज़ों को रेगुलेट करती है। जब मार्च की बात करूं, जब आपसे जब कोविड-19 इंडिया के अंदर फैलना स्टार्ट हुआ, उस समय पर सैनिटाइज़र और मास्क के पैसे एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हमें देखने को मिला कई कई जगह तो 10-10 गुना रुपये बढ़ गए। जो मास्क 20 रुपये का मिलता था उसके प्राइस दुगने, उसके प्राइस दोस्तों 10 गुने हो गए, 200 रुपये हो गया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे रेगुलेट किया, और जितनी प्राइवेट कंपनीज थी उससे कहा कि ये इस प्राइस से ऊपर नहीं बिकना चाहिए। एक्चुअल में दोस्तों एक एक्ट है हमारे भारत में, से कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि दोस्तों जो सामान होता है, जो गुड होता है, उसको दोस्तों रेगुलेट करती है। ठीक है, उसका प्राइस क्या होगा इसका निर्धारण करती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका निर्धारण करती है, इसका कंजप्शन क्या होगा इसका निर्धारण करती है, यानी कि सबका सब उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इंडिया ने उस कम्युनिटी एक्ट का दोस्तों इस्तेमाल किया और रेगुलेट करा दिया दोस्तों उसका प्राइस मास्क और सैनिटाइज़र का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट प्लेयर जो कर रहा है उन्हें करने दो, चॉइस है कस्टमर्स के लिए, आपको जो खरीदना आप खरीदो, आप अपनी पॉकेट देखो और आपको जो लगता है वो आप खरीदो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। और अगला दोस्तों कंपटीशन बहुत होता है यहाँ पे। अब दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम तो होगी होगी, क्योंकि कंपनियाँ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, वो दिन रात चौगनी कमाई करेंगी और बहुत ही ऊपर चली जाएंगी। लेकिन बात करिए आम जनता की, तो दोस्तों वो और गरीब होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको असमानता बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, जो कि आज के समय में नॉर्थ कोरिया और चाइना फॉलो कर रहा है। ये कैसी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें दोस्तों आपकी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल की जाती है या फिर रेगुलेट की जाती है आपका दोस्तों स्टेट के द्वारा। स्टेट दोस्तों ये उत्तर प्रदेश और यूपी वाला नहीं है, स्टेट मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 12 वाला, जैसे कि हमारा भारत देश है। तो यहाँ पे कंट्रोल करी जाती है स्टेट के द्वारा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर वही बिकता है, उसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, उसी चीज़ का कंजप्शन होता है जो दोस्तों स्टेट यानी दोस्तों चाहता है आपका देश। ठीक है, यहाँ की जो दोस्तों इकोनॉमी होती है वह इतनी ओपन नहीं होती है कि कोई प्राइवेट प्लेयर आए और जो चाहे वो करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉचडॉग रखा जाता है इन सभी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपटीशन होता है दोस्तों वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत कम होता है। यहाँ की जो जीडीपी बढ़ती है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ की जीडीपी बहुत हल्के हल्के बढ़ती है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में दोस्तों क्या होता है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है, उन कंपनियों को खोला जाता है जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने, और उनके एक सलाहकार थे दोस्तों, ठीक है, या उनके मित्र कह लीजिए, महानवोलिस, उन्होंने दोस्तों सेकंड जो प्लानिंग थी हमारी इंडिया की, जो 5 ईयर प्लानिंग थी, उसमें उन्होंने फोकस किया पीएसयू के ऊपर। ठीक है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर, यानी कि वो कंपनियां जो भारत की हैं उनके ऊपर दोस्तों फोकस किया और कहा कि अगर हमारे भारत देश को अगर हमें दोस्तों सेल्फ रिलायंट बनाना है, ये जो आप सब सुनते हो ना आज आत्मनिर्भर, ये कोई नया शब्द नहीं है। 5 ईयर प्लानिंग में आपको ये शब्द काफ़ी बार आपको काफ़ी बार पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो हमें बनाना है अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना, तो हमें लोगों की दोस्तों जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके हाथ में पैसा आए और वो खर्चें, जिसकी वजह से जो कंपनी है उनके हाथ में पैसा आए और वो अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे महानवोलिस कहते हैं कि ऐसा करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से हैवी इंडस्ट्री लगाइए। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री आपकी करेंगी क्या, आपकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी। तो हैवी इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई जाती हैं जो दोस्तों आपके रिमोट एरियाज़ होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऐसे एरियाज़ होते हैं जो दूर दराज के एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरिया जो दोस्तों बहुत ही लीस्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। अगर प्रॉफिट मेकिंग होता तो बड़े बड़े शहरों में लगाते, वो लोग आसपास लगाते हैं ऐसे एरिया के जो स्लम एरिया है, जो बहुत अनडेवलप एरिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन एरिया का विकास हो। विकास कैसे होगा, देखो, अगर किसी एरिया में मैं फैक्ट्री खोलता हूँ जो कि लीस्ट डेवलप है, तो उसका डेवलपमेंट इस तरीके से होगा कि मैं अगर फैक्ट्री खोल रहा हूँ तो मैं आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिछवाऊँगा, रोड लगवाऊँगा। ठीक है, तो आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करूँगा जिससे कि जो आसपास का एरिया उसे फ़ायदा होगा। अब अगर मैं
फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो सीधी सी बात है मैं एम्प्लॉयमेंट कैसे दूंगा, आसपास के लोगों को ही दूंगा, जिससे दोस्तों वो जॉब करेंगे, उनके हाथ में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आएगी, जिससे दोस्तों वो क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से जी पाएंगे। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी का दोस्तों ये काम होता है। तो हमारे देश में भी 1960 के दशक में हमने वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जो कि लीस्ट डेवलप एरिया थे। अब वहाँ पे लीस्ट डेवलप एरिया तो आप समझ सकते हो वहाँ पे कोई सामान वामान खरीदने वाला तो होगा नहीं। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, हम लोग सामान को दूसरे का ले आ भी तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने यार उन पीएसयू को चलाया ना जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव थी, देखा ही नहीं यार कि फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसी वजह से 1990 के दशक में हमारे भारत को एलपीजी के रिफॉर्म देश में करने पड़े। एलपीजी क्या है बहुत समग्रता समझाऊंगा, बहुत आराम समझाऊंगा, कोई चिंता मत करो अभी यार, बस मेरे शब्दों को सुन लो, ठीक है। हमारे भारत के पास 1990 दशक में इतना पैसा नहीं था कि हम लोग 15 दिन का दोस्तों कच्चा तेल भी खरीद पाएँ। ये किस वजह से हुआ, हमने पीएसयू खोले, विदेश से हम पैसा लेके आए, लेकिन उन पीएसयू ने हमें कमा के दिया नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो लेबर इंटेंसिव थे, लेबर ही लेबर बढ़ाए पड़े थे, लेबर ही लेबर बढ़ाए पड़े थे। अब चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है, उद्देश्य क्या था, बस लेबर बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ठीक है। इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा भारत जो है, क्योंकि और भी फैक्टर थे जिसकी वजह से भारत 1990 में 1990 में दोस्तों बहुत ही गलत कंडीशन में पहुंच गया। जो उसका रिजर्व था बिल्कुल खाली हो गया, उसके पास बस इतना ही रिजर्व बचा कि वो 15 दिन का बस तेल ही ले पाए। रिजर्व आप जानते हो ना, भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा बचा, विदेशी मुद्रा का भंडार रह गया कि वो 15 दिन ही बस विदेश से पैसा ले पाए, ठीक है। लगभग भारत दोस्तों बैंकरप्ट होने वाला था, ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये हुई मनमोहन सिंह जी आते हैं एक साथ अवतार लेते हुए, और वो फिर बात करते हैं आईएमएफ में और भारत को लोन दिलवाते हैं, और फिर भारत में आता है एलपीजी। जब एलपीजी आता है ना दोस्तों, तो फिर भारत के अच्छे दिन शुरू होते हैं, ठीक है। सब पढ़ाऊंगा आपको मैं अगली वीडियो में। अभी आपको देखो मेरा काम ये है ना, मैं आपको एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी कराना चाहता हूँ। मैं आपको अभी हिस्ट्री में ले गया, इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री में ले गया, 1990 सब हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों ले गया यार मैं आपको हिस्ट्री में, मुझे क्या जरूरत थी हिस्ट्री में ले जाने की। हालांकि एलपीजी आपका इकोनॉमी से भी मिलता है, हिस्ट्री से भी मिलता है, मैं आपको इसलिए ले गया ना कि आप जिससे दोस्तों अच्छे समझ पाएँ चीज़ों के लिए। एक ही चीज़ में घुमा दूंगा भाई, कुछ नहीं समझ में आएगा, बर्बाद हो जाओ, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। चलो सोशलिस्ट इकोनॉमी को देख लेते हैं, बहुत बातें कर ली मैंने आपसे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी दोस्तों कंट्रोल भी करी जाती है, मैनेज भी करी जाती है, रेगुलेट भी की जाती है, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो सोसाइटी को ध्यान में रख के किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी को किस चीज़ की आवश्यकता है, हम लोग ये नहीं देखते कि प्राइवेट कंपनी को किस चीज़ की आवश्यकता है, प्राइवेट कंपनी किससे मोटा पैसा कमाएगी। हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटल नीड क्या है, उसके हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस कराती है भाई गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, सामाजिक कल्याण के लिए काम होता है, मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का दोस्तों अल्टीमेट काम क्या है यार, सोशल वेलफेयर ही तो है। क्या गवर्नमेंट का काम दोस्तों प्रॉफिट कमाना है? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का काम क्या है? अब आप कहेंगे सर प्रॉफिट कमाना तो है, क्योंकि फिर वो भारत फिर वेलफेयर काम कैसे करेंगे? दोस्तों वो करेंगे यार उससे, टैक्स से, इससे काम नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें टैक्स मिलेगा, काम करेंगे, हमारे लिए रोडें बिछवाएंगे, हमारे लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अच्छी दोस्तों पार्क बनवाएंगे, तो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए करेंगे। लेकिन दोस्तों वो करेंगे टैक्स के पैसे से, ऐसा नहीं करेंगे कि वो गवर्नेंस छोड़ के दोस्तों बिजनेस चलाने लगे। द हिंदू में अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी लाइन आई थी कि गवर्नमेंट का काम दोस्तों गवर्नेंस करना है, ये बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी बिजनेस नहीं करती हैं, ठीक है। अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी बात छोड़ दूँ आपसे, तो गवर्नमेंट जो है बिजनेस नहीं करती कभी भी, आपकी गवर्नमेंट गवर्नेंस करती है, ठीक है। तो चलो अच्छा, गवर्नमेंट गवर्नेंस करती है, बिजनेस नहीं। मैं आपसे ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, ठीक है। अगला है फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर फ्री होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी खरीदे। और जो प्रोड्यूसर होता है उसको कर भी किया तो उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाता है। ये नहीं कि आपको वाइन के ऊपर फ़ायदा हो रहा है तो आप वाइन इतनी प्रोड्यूस कर डालो कि पूरे देश को दोस्तों आप शराबी बना दो, ठीक है। देश के हित को देखा जाता है, कि देखा जाता है यार देश के लिए शराब पीना ज़रूरी नहीं है। अगर देश के लोग शराब पी रहे हैं तो उनकी बॉडी जो है बुरी तरीके से हार्म हो रही है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले, वो सीधे उस कंपनी को मना करते हैं, कहेंगे आप इसका प्रोडक्शन मत करो। लेकिन यही अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका वाले मना करते, कभी नहीं मना करते, ठीक है, क्योंकि वो वेलफेयर को ध्यान में रखते ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप मान लो कोई ऐसी चीज़ बन रही हो,
चाइना के अंदर या किसी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो वहाँ के लोगों को हार्म करे। जैसे कि मैं कोई दूध लेके आया अमूल का, ठीक है, अमूल नहीं यार, अमूल बहुत अच्छी ब्रांड है, बहुत सुपीरियर ब्रांड है, जिसने भारत को दूध प्रोडक्शन में नंबर 1 बना डाला। ऐसी एक कोई, चलो मैं अपनी बता देता हूँ, मेरी कोई ऐसी दूध की कंपनी है, बहुत बेकार सी कंपनी है, मैं मिलावट करता हूँ उसके अंदर और चाइना में जाकर दूध बेच देता हूँ। अब चाइना गवर्नमेंट पता लगेगा यार कि इसका दूध तो बेकार है यार, मिलावट करके दूध ला रहा है, जिससे लोगों को दोस्तों बीमारी भी हो सकती है। तो चाइना गवर्नमेंट क्या करेगी ना दोस्तों, मेरे ऊपर अंकुश लगा देगी, मुझसे कहेगी ये आपकी सैन गुप्ता बहुत गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर अमेरिका में बात हुई तो वहाँ दोस्तों फ्री इकनॉमी है, जो करना है करो यार, कंज्यूमर फ्री है, वो देखे उसे क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना है, ठीक है। हम लोग यानी कि जो हम लोग तो नहीं कहूँगा, जो स्टेट है अमेरिका है वो उसको नहीं कहेगा बेटा ये खरीदो ये नहीं खरीदो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रोल ऑफ मार्केट फोर्स होता है और कंपटीशन दोस्तों बहुत कम होता है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन के लिए दोस्तों लॉ बनते रहते हैं, ठीक है, जिससे ये एलिमिनेट होता रहता है कंपटीशन। अगली बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में, मिक्स इकनॉमी। भारत की दोस्तों एक यूनिक इकनॉमी से कहते हैं मिक्स इकनॉमी। हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स का भी दोस्तों ध्यान रखते हैं और पब्लिक का भी ध्यान रखते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी कंपनी मिलेंगी जिनमें भारत जो है जिनका मालिक है, कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जिनका भारत संपूर्ण मालिक है, कुछ आपको ऐसी मिलेंगी जो भारत का 51% शेयर है, यानी कि उसका भी वो मालिक है। ये आपको जितनी भी कंपनी देखने के लिए मिलेंगी जिनका भारत इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी मालिक है, ठीक है। कुछ तो आपको ऐसी कंपनी देखने को मिलेंगी जैसे LIC है, BPL है, आपको ऐसी कंपनी देखने को मिलेंगी। हालांकि इनमें डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी यार बहुत बड़ा असर में भारत के ही पास रहेगा, भारत की गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो ये कहीं नहीं जाने वाली। इनका जो ओनर है वो अब भी भारतीय रहेगा, ठीक है। जो इसका पूरा दोस्तों जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना, वो दोस्तों अब भी भारतीय कैप्चर करके रखेगा, किसी पर नहीं जाने वाली। तो मिक्स इकोनॉमी दोस्तों एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं और जहाँ पे दोस्तों PSU भी होते हैं। PSU यानी दोस्तों भारत जो हमारा देश है उसकी कंपनी है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। तो प्राइवेट प्लेयर्स और PSU दोनों साथ साथ में काम करते हैं। यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो अपनी दोस्तों फैक्ट्री लगा रहे हैं उनसे हम लोग पैसा बटोरेंगे, यानी उनसे टैक्स लेंगे और उसको लगाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए। किसके लिए लगाएंगे? लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री हमारे भारत के अंदर खुले। आपने देखा भी होगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी, हर जगह जाते हैं और अपील करते हैं FDI की, हमारे भारत में FDI लाओ। यानी वो कहते हैं कि आइए हमारे भारत में अपनी कंपनी खोलिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा जब भारत में कोई कंपनी खुलेगी तो वो मेड इन इंडिया सामान बनाएगी, जिससे हमारे लिए टैक्स मिलेगा और टैक्स से हम क्या करेंगे? हम दोस्तों सोशल वेलफेयर का काम करेंगे। भारत के पास अभी आप बता सकते हो कितना टैक्स आता है? भारत के पास दोस्तों अभी आता है 24 लाख करोड़ का टैक्स। एक साल में भारत जो है टैक्स से 24 लाख करोड़ रुपये कमाता है, ठीक है। कितना कमाता है? 24 लाख करोड़। इस साल भारत के पास जितना टोटल पैसा आया वो आया 30 लाख करोड़। 24 लाख करोड़ दोस्तों टैक्स से आया है और 6 लाख करोड़ दोस्तों आया है इसका बोरोइंग से, ठीक है। तो टोटल दोस्तों जो है वो 30 लाख करोड़, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपको बजट पढ़ना है मेरे साथ में, ठीक है। तो चलो अगर आप अभी नहीं याद हो कोई बात नहीं, बजट पढ़ाऊंगा उसमें याद कर लेना। तो मिक्स इकोनॉमी दोस्तों ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स और PSU, ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भारत की बेहतरी के लिए दोनों एक साथ आते हैं और मिलकर काम करते हैं। अगर आप लोग दोस्तों अखबार पढ़ते होंगे, जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आशीष सर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाते भी हैं। एक मॉडल की बात चल रही है दोस्तों PPP, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो है ना, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ बारे रिफ्लेक्ट करता है? सीधे रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी सीधे ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग काम करेंगे दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके। लॉजिक ये है कि पैसा पब्लिक के पास है तो पब्लिक यानी गवर्नमेंट पैसा देगी और प्राइवेट जो है ना उसको काम को करवाएंगे, क्योंकि प्राइवेट जो काम होता है बहुत एफिशिएंट काम होता है, ठीक है। गवर्नमेंट दोस्तों बहुत सुस्ती से काम होता है, प्राइवेट बहुत तेज़ी से काम होता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट साथ साथ आ जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनसे पैसा लिया जाता है टैक्स के फॉर्म में, अब वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उसे लगाया जाता है लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है। तो चलो मैं स्लाइडों पे आपको लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे 3 सेक्टर आते हैं दोस्तों, 3 उद्योग के क्षेत्र आते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी आता है, पब्लिक सेक्टर भी आता है दोस्तों, आपका यहाँ पर कंबाइन सेक्टर भी आता है, ठीक है। कंबाइन सेक्टर यानी ऐसा सेक्टर जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। लाइक बता दिया मैंने आपको यार, हेल्थ सेक्टर।
अभी कुछ दिनों से बात चल रही है कि इंडिया को पीपीपी मॉडल पे आना चाहिए हेल्थ के मामले में, ठीक है, यानी कि पीपीपी मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक पैसा खर्च करे, गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, प्राइवेट उसको मैनेज करे और जो इंसेंटिव उससे क्रिएट हो उन्हें बांट दिया जाए। क्योंकि हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को इसलिए लाना चाह रहे हैं, अभी आप कोविड-19 भी देख रहे हो ना, इसे कैसे फाइट कर रहे हैं हम लोग। क्या यहाँ पर पीपी मॉडल आपको नहीं दिख रहा फॉलो होते हुए? यार दिख रहा है। प्राइवेट के पास इतने हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं यार, सॉरी, पब्लिक के पास इतने हॉस्पिटल नहीं हैं, इतने वेंटिलेटर नहीं हैं, इतने बेड नहीं हैं कि वो अकेले फाइट कर सके डिजास्टर से, ठीक है। इसके लिए प्राइवेट का आना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग देख रहे हो ना, प्राइवेट प्लेयर साथ में आ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कैसे काम करे? क्यों? हमारी गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी में काम करती है, ठीक है। हम लोग कंट्रोल नहीं करते हम लोग, लेकिन रेगुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, जो कोरोना का टेस्ट था 4500 रुपये का, उसको देखो हमने रेगुलेट कर दिया। हमने सारे हॉस्पिटल से कह दिया कि देखो कोरोना का टेस्ट 4500 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। इवन 1-2 स्टेट तो ऐसे हैं जिन्होंने 2500-3000 रुपये तक का कह दिया है। तो हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है। हम तो मिक्स इकोनॉमी है, रेगुलेट करेंगे भी, फ्री भी छोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके की इकोनॉमी है जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, कोविड-19। आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से पीपी मॉडल यहाँ पे फॉलो होता हुआ आ रहा है, ये प्लान इकोनॉमी में काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग होती है। डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग दोस्तों ये मतलब हो गया, जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, मैं आपसे बात कर लेता हूँ बीमा के बारे में। सबसे बड़ी एग्जाम्पल होगा बीमा। अब बीमा दोस्तों प्राइवेट कंपनियाँ भी दे रही हैं और पब्लिक कंपनियाँ भी दे रही हैं, ठीक है। तो पब्लिक कंपनियां भी बीमा दे रही हैं, प्राइवेट कंपनियां बीमा दे रही हैं, ठीक है। तो डबल प्राइसिंग है एक ही चीज़ की, बीमा दे रही हैं, पब्लिक भी दे रही हैं और प्राइवेट भी दे रही हैं। प्राइवेट के कुछ प्राइजेज हैं, पब्लिक के कुछ प्राइजेज, हालांकि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है प्राइस में, लेकिन प्राइस में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल प्राइसिंग होती है, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। आज का लेक्चर जो था दोस्तों बेसिक ऑफ इकोनॉमी, यहीं पे दोस्तों मैं इसे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वो लेक्चर समझ में आ गया होगा तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी पूरी टीम के साथ जुड़े रहें। हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत समग्रता से मेहनत कर रही है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेहनत कर रही है। पूरा मेहनत है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और जो RRB NTPC 19 का पेपर उसे आप क्वालिफाई कर जाएँ। 20 की तैयारी कर रहे हैं, 20 का क्वालिफाई कर रहे हैं, 21 तैयारी कर रहे हैं, 21 का क्वालिफाई कर जाएँ, ठीक है। हमारी यही कोशिश है। लेकिन आप अगर हमारी कोशिश को दोस्तों सफल बनाना चाहते हैं और आप जो अपनी कोशिश है उसको सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो दोस्तों हमें पूरा प्यार और पूरा सपोर्ट देना है। यार देखो यूट्यूब पे आए, देखो ऑफलाइन पढ़ाया है यार, बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, बच्चों ने बहुत सम्मान किया, बहुत रिस्पेक्ट की है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये प्यार और सम्मान दोस्तों यहाँ पर भी मिले, और इसकी जिम्मेदारी मैं आपको वो छोड़ के जाता हूँ। अब ये आपके ऊपर है, अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया हो, आपको लगा हो सर में कुछ दम है या सर को बाकी थोड़ी बहुत कुछ नॉलेज है, सर ने थोड़ा बहुत कुछ, देखो मुझे यार नॉलेज नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं आता। बड़े बड़े टीचर से कुछ देखता हूँ, उन्हें कुछ सीख लेता हूँ भैया मैं भी, मुझे तो उनके मामले में 0.5% भी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ काम आपके लिए करूँ, ठीक है। मेरा बस प्रयास है कि काम आपके लिए होना चाहिए जिससे आप लोग सफल हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे को मैसेज आए एक बच्चे का और वो मुझसे कहे कि सर आपकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो मेरे लिए उस दिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी कि चलो ज़िंदगी में दोस्तों देखो यार, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सब लोग अपने अपने लिए करते हैं, ठीक है। कुत्ता अपने लिए करता है, बिल्ली अपने लिए करती है, सारे जानवर अपने लिए करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है ना कि दोस्तों दूसरों के लिए भी कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ऐसा होता है, इसके पास दोस्तों एक इंटेलिजेंस होता है जो सोच सकता है दूसरों के बारे में भी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये आपका काम है दोस्तों, आप मेरे बारे में भी सोचो। आप मुझे मोटिवेट करो, इतना मोटिवेट करो कि मैं अभी 1 क्लास लेकर आ रहा हूँ इकोनॉमिक, कल को मैं 2 क्लास लेकर आऊँ, फिर 3 लेकर आऊँ, फिर 4 लेकर। अब सर आपको मोटिवेट कैसे किया जाए? मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मोटिवेट करो इन द फॉर्म ऑफ मनी, ना बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि आजकल यार पैसा ही मोटिवेशन का सोर्स हो चुका है। मैं आपसे नहीं कह रहा यार मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका, मुझे चाहिए आपका प्यार। कैसा प्यार चाहिए दोस्तों? इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक अच्छा कमेंट डाल सकते हो, ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आपसे जो भी बने या तीनों बने दोस्तों जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को एंड करता हूँ। कल दोस्तों चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग, तो मेरे साथ उस चैप्टर को भी पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों, दिस विल बी द एंड ऑफ द वीडियो। कल की क्लास बहुत ज़रूर से देखिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। आज की क्लास समझ में नहीं आई हो, सारी क्लास टेलीग्राम चैनल है, उस पर डिस्कशन ग्रुप है, आओ मेरे से चैटिंग करो, बातचीत करते हैं, देखते हैं आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यार आज की एंड करते हैं, समय दोस्तों ज़्यादा नहीं दे रहा, अब हम आगे नहीं चलेंगे। थैंक यू।